नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत की सीरीज़ में हम आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अभी हमने इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत देखे हैं जो 3 वीडियो में कवर है। 2 आधे घंटे की है और एक 6 मिनट की होगी। अगला अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये सीरीज यूं ही चलती रहेगी। अगर आप ओनली IAS के नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें। चलिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है। इसका सबसे उत्तरी जिला है मांडा, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। फिर पूरब में है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में और पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। ठीक है। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं: ग्रिड पद्धति के तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन है। निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। भूमिगत जल निकास प्रणाली है। मिट्टी के बर्तन और मुहर और लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। दुर्गीकृत नगर नियोजन है। चहुंदड़ों को छोड़कर चहुंदड़ों में दुर्गीकृत नगर नियोजन नहीं है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधुवासियों ने ही किया था। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधुवासियों ने ही किया था। नियोजित शहरी केंद्र। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर है और पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर। दुर्गीकृत किला। पश्चिमी टीला जो है वो दुर्गीकृत किला है। इसमें पुरोहितों शासक वर्ग का निवास स्थान था ये। ठीक है। जो पश्चिमी टीला था वो अधिक ऊंचाई पर था, दुर्गीकृत था और ये पुरोहित या शासक वर्ग इसमें रहा करते थे। फिर पूर्वी टीला जो कम ऊंचाई पर स्थित था यह अदुर्गीकृत था और व्यापारी, सैनिक, शिल्पी व नगरवासी इसमें निवास करते थे और फिर धार्मिक अनुष्ठान होता था। सिंधु सभ्यता में धौलावीरा ऐसा नगर था जो 3 भाग में विभाजित था। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भाग में विभाजित था और चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। अब देखते हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थल के बारे में। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब तो ये स्क्रीन में दिखाई देगा। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। हड़प्पा से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़, पत्थर से बने लिंग और योनि के प्रतीक, चित्रित मृदभांड, कब्रिस्तान R37, गेहूं और जौ के दाने, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा अर्थात उर्वरता की देवी, पासा आदि। अगला है मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूर्ण समाधान, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, पशुपति की मुहर, कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी का तराजू, सूती कपड़ा और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है हमें? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। पूर्ण समाधान, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, पशुपति की मुहर, कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी की तराजू और सूती कपड़ा, मातृ देवी की मूर्ति, ये सब मिला है। जो विशाल स्नानागार था इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार था। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। चहुंदड़ो की खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। यहाँ चहुंदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ? दवात, लिपस्टिक चहुंदड़ो से मिली, धातुकार चहुंदड़ो से मिला, शैल आभूषण निर्माता और मनका निर्माता चहुंदड़ो से, ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह चहुंदड़ो से, मिट्टी की बैलगाड़ी ये भी चहुंदड़ो से, और कांस के खिलौने की गाड़ी ये भी चहुंदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ राव ने 1957 में इसकी खोज की। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957 की थी, ठीक है। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल, समाधान स्थल, गोदीबाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, युगल समाधान, स्त्री और पुरुष एक साथ आदि। युगल समाधान कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल था लोथल। गोदीबाड़ा लोथल गुजरात, चावल की भूसी लोथल गुजरात से। सुरकोटदा गुजरात सरस्वती नदी के तट पर है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 में। एकमात्र ऐसा स्थल जहां घोड़े के अवशेष पाए गए, अंडाकार कब्र, कलश के साथ समाधान आदि। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। ए घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। चूड़ी का कारखाना कालीबंगा से, जुता हुआ खेत कालीबंगा से, ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से, अग्निवेदी कालीबंगा से, और घोड़े की अवशेष तो सुरकोटदा से। ये यहाँ पे जुता हुआ खेत है ये कालीबंगा से, और भूसी मिली है लोथल से। चावल की भूसी ये लोथल से मिली है, ठीक है। अगला देखते हैं बनावली। बनावली है हरियाणा में। इसकी खोज ये रंगोई नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है बनावली? रंगोई नदी के तट पर। इसकी खोज आर.एस. विष्ट ने की थी 1973 में। बनावली हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर, और बनावली की खोज आर.एस. विष्ट ने की थी 1973 में। अंडाकार बस्तियां, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव, जौ के दाने, लपेश लजुली, अग्निवेदिका, सीधी सड़कों वाला एकमात्र शहर, ये बनावली में है। राखीगढ़ी हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पर, सूरजभान 1969 में। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर, सूरजभान 1969 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें आदि। रोपण कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के तट पर। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में लोथल की खोज की, रोपण की खोज की, सॉरी। रोपण कहाँ है? पंजाब में है। रोपण पंजाब में है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। ये रोपण जो है वो सतलज नदी के तट पर है, और 1953 में इसकी खोज हुई। रोपण में कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाना। कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार
गड्ढे में दफनाया जाना। ठीक है। और तांबे की कुल्हाड़ी स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल है। ठीक। फिर देखते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? हिंडन नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता भी यज्ञदत्त शर्मा हैं। ठीक है। टूटे हुए तांबे के बेड सिरेमिक से बनी वस्तुएं, एक गड्ढे में कपड़े की छाप, बड़ा गांव, हुलास, सलोनी स्थलों से प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर। S.A. साली ने इसकी खोज की थी। कांस्य चित्र रथी के साथ रथ, बैल, हाथी, घोड़े आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं। नियोजित शहर और संरचनाएं। शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में थे जहां की सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक है। आयताकार इन द सेंस ऐसा, और सड़कें कैसी थी? समकोण पर, ऐसी समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। ठीक है। जिप्सम मोर्टार समकालीन मिस्र में सूखे हुए ईंटों का उपयोग किया जाता था। जिप्सम मोर्टार क्या है? समकालीन मिस्र में सूखे हुए ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो जिप्सम मोर्टार के साथ पकी हुई मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। 4 थी इसकी लंबाई, 2 थी चौड़ाई और 1 थी ऊंचाई। और जिप्सम मोर्टार प्लस पकी हुई ईंटों का प्रयोग। ठीक है। हड़प्पा के शहर समानता 2 भागों में विभाजित थे। प्रथम दुर्गीकृत, जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे। दूसरा अदुर्गीकृत, जिसमें अन्य वर्ग निवास करते थे। ये निचले क्षेत्रों में होता था और ये ऊंचाई पर होता था। ठीक है। फिर देखते हैं, अधिकतर इमारतों में निजी कुएं और हवादार स्नानागार थे। ठीक। इस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर या महलों जैसी बड़ी स्मारकी संरचनाएं नहीं पाई गई हैं। उन्नत जल निकास प्रणाली थी। कृषि की व्यवस्था देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या थी? सेंधोवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। अन्य फसलें थी सरसों, तिल, कपास, राई, मटर आदि। केवल लोथल और रंगपुर गुजरात से ही चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर गुजरात से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में प्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंटन नाम से संबोधित किया। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन कहाँ किया गया? सेंथा क्षेत्र में ही। ठीक है। यूनानियों ने इस क्षेत्र का नाम सिंडन नाम से संबोधित किया था। फिर जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं और साक्ष्य के स्थान। चावल कहाँ से मिला? लोथल और रंगपुर से। बाजरा मिला लोथल और सौराष्ट्र से। रागी गुजरात से। सरसों कालीबंगा से। और जुते हुए खेत कालीबंगा से। चावल लोथल और रंगपुर, बाजरा लोथल और सौराष्ट्र, रागी गुजरात, सरसों कालीबंगा, जुते हुए खेत कालीबंगा से। मिट्टी का बना हुआ हल बनावली से। गैंडा आमरी से। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोतदा से। ठीक है।
फिर जानवरों को पालतू बनाना, बैलों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों, सुअरों, कुत्तों, बिल्लियों, गधों, ऊँटों को पालतू बनाया गया। एक कुबड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था। यह सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, लेकिन सुरकोटदा और लोथल में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये शेर से परिचित नहीं थे, पर ये हाथी और गैंडे से परिचित थे। गैंडे का साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, साक्ष्य मिला है सुरकोटदा और लोथल से। ठीक। हड़प्पावासी शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी हाथी और गैंडे से परिचित थे। गैंडे का साक्ष्य आमरी से मिला है। फिर देखते हैं हड़प्पा वासियों की प्रौद्योगिकी और शिल्प। यह भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का भी ज्ञान था। कभी कभी टिन के बजाय तांबे के साथ आर्सेनिक को मिश्रित किया जाता था। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, वे पहिए के उपयोग से परिचित थे। महत्वपूर्ण शिल्प ईंट बनाना, नाव बनाना, मुहर बनाना, मृदभांड बनाना आदि था। कुंभकार या चकार या पहिया द्वारा, स्वर्णकार, मनका बनाना आदि। ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य में लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सेंधा वासियों को लिपि का ज्ञान था। यह लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक तथा गोमुद्रिका पद्धति पर आधारित है। इस लिपि में एक पंक्ति बाएं से दाएं और अगली पंक्ति पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर हुए थे, लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। व्यापार मोहरों एक समान लिपि विनियमित भार और मनकों द्वारा समर्थित था। यह सभ्यता अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में संलग्न थे। सुमेरियन ग्रंथ मेहुला के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करते हैं। सुमेरियन ग्रंथ हमें बताते हैं कि हड़प्पा का जो व्यापारिक संबंध था वो किसके साथ भी था? मेहुला के साथ भी था। ठीक है। मेहुला यह प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया नाम था। मेहुला जो है वो प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया नाम था। और दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों दिलमुन बहरीन में है और माकन मकरान तट पर है, इसका उल्लेख है। दिलमुन और माकन परिवहन के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था। आयात सोना, चांदी, टिन, तांबा, लाजवर्द का होता था। लिंग एवं योनि पूजा व्यापक रूप से की जाती थी। ऋग्वेद में गैर आर्यों को लिंग का उपासक कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो उर्वरता की देवी का सूचक है। इस सभ्यता की प्रमुख देवी मातृ देवी थी। इसके द्वारा अग्नि की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा वासी जो हैं वो भूत और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने ताबीज का प्रयोग किया था। ठीक है। सिंधु क्षेत्र के लोग पीपल के वृक्ष और जानवरों में गैंडा, कुबड़ वाले बैल आदि की पूजा किया करते थे। अब हम देखते हैं मृदभांड। चित्रित मृदभांड की तुलना में सादे मृदभांड आम थे और ये प्रायः लाल मिट्टी के बने होते थे। आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह के पके होते थे। ठीक है। चित्रित मृदभांड को लाल और काले मृदभांड के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता था और डिजाइन, आकृति आदि बनाने के लिए चमकदार काले रंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है।
पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृतियां और ज्यामिति पैटर्न चित्र के प्रमुख विषय थे। अधिकांश मृदभांड चाक द्वारा निर्मित होते थे। दुर्लभ रंग बिरंगे मृदभांड काले, लाल, हरे और कभी कभी सफ़ेद और पीले मृदभांड, पीले रंग के ज्यामिति पैटर्न के भी मृदभांड पाए गए। मतलब जो दुर्लभ रंग बिरंगे मृदभांड पाए गए हैं उनमें लाल, काले, हरे, कभी कभी सफ़ेद और पीले रंग के ज्यामिति पैटर्न भी दिए गए हैं। अगला देखते हैं हम मोहर। मोहर के बारे में जानकारी देखेंगे। अधिकांश मोहरें वर्गाकार होती थी। ठीक है, 2x2 जो समानता सेल खड़ी से निर्मित होती थी। मोहरें किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से। ठीक है, मोहरों में एक तरफ जानवर या मानव की आकृति है और दूसरी तरफ एक अभिलेख है या दोनों तरफ एक अभिलेख होते थे। ठीक है, और एक जानवर या मानव की आकृति हुआ करती थी। मोहरों का उपयोग पहचान के रूप में मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, मोहरों का प्रयोग शैक्षिक कार्यों के उद्देश्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। अगला देखते हैं। स्वास्तिक के समान चिन्ह वाली मोहर भी मिली है। प्रायः वर्गाकार या आयताकार होती हैं। ठीक है, वर्गाकार मीन्स ये आयताकार और ये वर्गाकार। ठीक है, कला, कांसे की ढलाई, लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया। मुख्य रूप से मानव और पशुओं की मूर्तियां पाई गई हैं। उदाहरण के लिए नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग नित्य मुद्रा में खड़ी है। ठीक है, पत्थर की मूर्तियां, दाढ़ी वाला व्यक्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा सेल खड़ी से निर्मित है। दाढ़ी वाला व्यक्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ और ये जो मूर्ति है ना वो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। इसकी व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। लाल बलुआ पत्थर पुरुष धड़ की आकृति मिली है। ठीक है, और हड़प्पा से प्राप्त तथा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। पुरुष धड़ की आकृति लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ठीक, टेराकोटा की आकृतियाँ कम संख्या में प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए मातृ देवी, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौना आदि। समाधान सभ्यता में 3 प्रकार की संस्कार प्रणाली मिलती है। पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। आंशिक समाधान, इसमें पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया गया था। दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता में गिरावट आई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। संभावित कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी, भूमि में अवसाद का जमना, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, बाढ़, भूकंप आदि है। सबसे ज़्यादा स्वीकार कारण है पारिस्थितिक असंतुलन। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या माना गया है कि पारिस्थितिक असंतुलन हुआ है, इसलिए सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु घाटी के पतन के कारण और इतिहासकार, बाढ़ को माना है मार्शल मैके, SR राव ने। मार्शल मैके और ASR राव ने माना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन बाढ़ के कारण हो गया। जॉन मार्शल कहते हैं कि हड़प्पा का पतन भूकंप के कारण हो गया। फेयर सर्विस कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। भूतात्विक परिवर्तन, MR शाहनी। विदेशी आक्रमण, व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड। व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ। MR शाहनी मानते हैं कि भूतात्विक
वास्तविक परिवर्तन हुआ। पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस मानते हैं। भूकंप के कारण जॉन मार्शल मानते हैं और बाढ़ के कारण मार्शल मैके और RS राव मानते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे वैदिक कालीन इतिहास। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।